भाई लग्जमबर्ग में काम कर रहे हैं अभी। एज ए वेल्डर काम कर रहे हैं लग्जमबर्ग में अभी। तकरीबन अच्छे काम कर रहे हैं यार, तकरीबन 2-3 हज़ार यूरो कमा रहे हैं महीने का। भाई के बाल सफ़ेद थे, तकरीबन यहाँ से बाल सफ़ेद हुए हुए थे। मेरे भी सफ़ेद हुए हैं, लेकिन मैं तो अल्लाह का शुक्र है, मैं तो एक मौज़ा ही हुआ था, शेंजन वीज़ा के ज़रिए आया था। मेरे तो खैर एलर्जी है यहाँ पर, लेकिन भाई के बाल सफ़ेद थे। इसका मतलब ये है कि भाई तकरीबन बहुत दर्दनाक तकालीफ से गुजर कर यूरोप में आकर लग्जमबर्ग में अभी 3-4 हज़ार यूरो महीने का कमा रहा है। तो कहानी इसकी सुनाता हूँ मैं आपको। इससे आपको फ़ायदा मिलेगा, आपको कुछ मालूमात मिलेगी क्या तरीक़ार है, कैसे इस तरह लोग आ सकते हैं, किस तरह आना चाहिए नहीं आना चाहिए, या जो भी एट द एंड आपको बताऊँगा। मैं एट द एंड आपको बताऊँगा इसका कंक्लूजन, खुलासा बताऊँगा। तो भाई कह रहा है कि मैं पाकिस्तान से था। कल ही मेरी बात हुई उससे, यहाँ पर स्पेन में मुझसे मिला था। तो काफ़ी अच्छा लगा मुझे, मैंने कहा इसके ऊपर वीडियो बनानी चाहिए। उसने कहा कि भाई मुझे भी यूरोप का ऐसा शौक़ था, मैं पाकिस्तान से था, हालात ख़राब थे इकनॉमिकली, माशी लिहाज से भी, और हाल में तंग आ गया यार। मैंने कहा बाहर जाना है, मैंने यूरोप जाना है। इस यूरोप जाने के जुनून में मैं घुसा हुआ था, तरीका समझ नहीं आ रहा था, वर्क वीज़ा मिल नहीं रहा था, इस तरह शेंजन वीज़ा मिल नहीं रहा था, कोई और तरीका था नहीं मेरे पास। तो मैंने क्या किया, भाई कह रहा था कि मैंने एजेंट से बात की। एजेंट ने कहा कि भाई आप अगर जाना चाहते तो भाई पैसे तो लेंगे, डन बेस पर आपको लेकर जाऊँगा, रिच बेस पर पैसे देने पड़ेंगे। तो इतने पैसे थे नहीं मेरे पास, तकरीबन 30-40 लाख रुपए मांग रहा था वो एजेंट उससे। तकरीबन कह रहा कि 3-4 साल पहले की बात है, क्योंकि अब तो वो लग्जमबर्ग में सेट होकर काम कर रहे हैं। तो एट द एंड आपको ये पता लग जाए कि लग्जमबर्ग में किस तरह काम कर रहे हैं, किस तरह पर सेट हुआ है वहाँ पर। तो इसलिए कह रहा कि फिर मैं पैसे थे नहीं मेरे पास, एजेंट ने 50-30 लाख रुपए मांगे मुझसे। तो मैंने भी सोचा कि मैंने तो जाना ही है, मैंने तो रुकने नहीं है। तो मैंने डंकी का सोचा कि चले भी चलते हैं, डंकी लगाते हैं, क्योंकि इसके बाहर कोई और रास्ता है नहीं मेरे पास कोई, तो इस यही लगाते हैं। तो यार ये दर्दनाक कहानी उसकी इस तरह ही है। कह रहा था कि डंकी लगाने से मैं घबराता भी था, मुझे डर भी था, मुझे जो भी, लेकिन मैंने कहा जाना है बस। तो खैर क्या हुआ, मैंने इरादा किया, कह रहे कि मैं इरादा करके फिर निकला। इस तरह फिर कहते हैं ना, क्वेटा से निकल जाते हैं, क्वेटा और बॉर्डरों में पार करके सबसे पहले पाकिस्तान से जाते हैं ईरान। ओके, ये बॉर्डर का रास्ता ईरान में गया, फिर वहाँ पर कितने तकालीफ और वहाँ पर दश्तों और रेगिस्तानों से गुज़रा, वहाँ पर जंगलों से गुज़रा। ईरान से बॉर्डर पर क्रॉस करके आगे चलते चलते मैं चला गया जनाब, कहाँ पर चला गया मैं, तुर्की तक निकल जाते हैं ना ये लोग। तो वहाँ पर हमारा ग्रुप था लड़कों का, तकरीबन 10-15 लड़के थे हमारे ग्रुप में, और निकल गए इस तरह। फिर रास्ते में कुछ खाने को भी नहीं था, जो भी नहीं थे, लेकिन हमने तो बस इरादा किया था कि हम निकलना है। वो कहते हैं ना कि ज़िंदगी हथेली पर लेकर चले गए थे। तो फिर उसके बाद तुर्की में कि बॉर्डर क्रॉस किया, वहाँ पर भी काफ़ी मुश्किलात थे, काफ़ी कुछ ख़तरा भी था, किसी ने पकड़ भी लिया था तुर्की, वहाँ पर फोर्सेस होते हैं ना उनके। लेकिन उसके बाद तुर्की से फिर मैं चला गया आगे ग्रीस। आखिरकार में ग्रीस यूरोप में एंट्री मार ली, ग्रीस पहुँच गया। यूनान में जाने के बाद, क्योंकि वहाँ से लीड रास्ता है, एंट्री करते हैं ये लोग। तो वहाँ जाने के बाद यार कह रहा था कि मेरी हालत ख़राब थी, खाने को कुछ नहीं था, ऐसा लग रहा था जैसे पता नहीं 10-20 दिन का मैंने रोज़ा रखा हुआ है। और फिर खैर बहरहाल करते करते मैं पहुँच गया, इस तरह मैं पुर्तगाल पहुँच गया। वहाँ से फिर पुर्तगाल किस तरीके से एंट्री कर ली, क्योंकि वहाँ पर कह रहे थे कि सुना पुर्तगाल में एंट्री आसानी होती है, वहाँ पर कुछ काम मिल जाता है। खैर वहाँ पर भी सेटिंग नहीं हुई, लेकिन फिर इस तरह हमारा जो ग्रुप था, वो ग्रुप हम जा रहे थे, चले गए हम रोमानिया पहुँच गए। रोमानिया जब हम पहुँच गए तो वहाँ पर, क्योंकि सुना था कि रोमानिया में काम चल रहा है, वहाँ पर लोगों को काम मिलता है, सैलरी बची होती है वो। तो बहरहाल वहाँ पर कुछ सेटिंग लेकिन मेरी बराबर नहीं हुई वहाँ पर, क्योंकि रोमानिया में वो आपकी सेटिंग जो होती है ना पेपर की, वो अच्छी नहीं होती, आपको पेपर देते नहीं है। तो खैर मैंने पुर्तगाल वापस आ गया। कह रहे कि रास्ते में, ये तो मैंने आपको शॉर्ट ही कट की वीडियो कहानी बता दी ना। इस तरह अगर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊं, जो उसने मुझे घंटों तकरीबन 3-4 घंटे हम बात करते रहे इसके ऊपर, गपशप लगाते रहे। तो यार क्या कहानी थी उसकी, अगर वो बताऊंगी तो अभी 3-4 घंटे की वीडियो बन जाएगी, लेकिन वो मैं करना चाहता नहीं, क्योंकि आप फिर इस तरह बोर हो जाएंगे। पर हाल को मैं शॉर्टकट बता रहा हूँ आपको, मैं एक पॉइंट की तरफ लेकर आना चाह रहा हूँ कि क्या अभी सिलसिला चल रहा है। तो बहरहाल कह रहे कि मैं फिर पुर्तगाल आ गया, क्योंकि यहाँ पर पेपर मिलते हैं, यहाँ पर सेटिंग हो जाती है, TRC मिल जाती है, सब कुछ। तो यहाँ पर ठहर गया। पुर्तगाल में कह रहे कि उस टाइम कोई बंदा सिखाने वाले भी नहीं था। यहाँ पर लोग जो होते हैं पाकिस्तानी, काफ़ी लोग इंडियन लोग भी, लेकिन वो सही रास्ता दिखाते नहीं है आपको, ये बात सच है।
मैंने ख़ुद भी नोट किया। बहरहाल मैं करते क्या था, मेरे सर पर था जो भी था, करते 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 टाइम गुजरता गया। मैं कुछ इमिग्रेशन दफ्तर में चला गया, वहाँ पर कुछ कागजात के लिए अप्लाई किया, TRC वारसी के लिए, और थी सियासी पनाह जो कहते हैं उसको, उसमें चला गया। करते करते तकरीबन कह रहे कि 2 साल 3 साल बाद मुझे कुछ जो टेम्प्रेरी रेजिडेंसी कार्ड मिल गया। इस तरह टेम्प्रेरी रेजिडेंसी कार्ड मिलने के बाद कह रहे कि मैं बस फिर वहाँ पर हो गया, वहाँ पर पाँव मेरे जो झपक गए वहाँ पर कंट्री पुर्तगाल में। पर काम चाहिए था मुझे, काम भी कर रहा था, काम किसी कोई काम आता नहीं था, कुछ करता नहीं था, लेकिन फिर इस तरह करते करते कभी एक काम किया, कभी दूसरा काम किया, कभी ये किया, कभी वो किया। ये है ना, इस तरह किसी पुर्तगीज़ लोग के साथ काम करना शुरू किया, क्योंकि वो लोग आपको सैलरी अच्छी देते हैं और जो बात ही कि आप काम भी आपसे ज़्यादा लिए देते हैं, 8 घंटों का काम होता है। वो काम करता गया, पैसे जमा करता गया। फिर एट दी एंड, शॉर्ट स्टोरी लॉन्ग स्टोरी, कहानी क्या है कि एट दी एंड कह रहे कि हमारे ग्रुप में जो लड़के थे कुछ मुझसे अलग अलग हो गए थे, क्योंकि सारे अपना रास्ता निकाल लिया था, है ना, क्योंकि यहाँ पर फिर बंदा कोई किसी का नहीं रहता, यहाँ पर अपना अपना रास्ता निकालना पड़ता है। तो फिर मैंने सोचा कि भाई आप पुर्तगाल में ही तो मैं रह रहा हूँ, ठीक है, लेकिन पुर्तगाल TRC के बुनियाद पर मैं सारे यूरोप में घूम सकता हूँ। इसी वजह से उसने कहा कि फिर तकरीबन पिछले साल, हाँ, लग्जमबर्ग का, ये सुना मैंने कि लग्जमबर्ग के कंट्री भी है यूरोप में, पता था क्या है कि, लेकिन इतना पता नहीं था कि लग्जमबर्ग में कंट्री, यूरोप में कंट्री है और ये सैलरी अच्छी मिलती है यहाँ पर, और वर्ल्ड रिचेस्ट कंट्री है। तो अगर मैं पुर्तगाल में काम कर रहा हूँ तो क्यों ना मैं लग्जमबर्ग में काम करूँ। तो कह रहा है मैं TRC के बेस पर चला गया लग्जमबर्ग, वहाँ पर जॉब की तलाश में लग्जमबर्ग में चला गया मैं वहाँ पर। तो वहाँ पर जॉब खुशकिस्मती से मुझे जॉब मिल गई वहाँ पर। ये जो वेटर की जॉब कर रहे हैं, अभी से मैं वीडियो की शुरू में बताया कि 3-4 हज़ार यूरो कमा रहा है। तो अब यहाँ पर सेट होके मैं काम कर रहा हूँ। यहाँ पर कह रहे कि टाइमिंग भी अच्छी है, जॉब की शिफ्टिंग भी अच्छी है, सैलरी भी अच्छी देते हैं, सहूलतें, मेडिकल इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्टेशन सब कुछ फ्री है। तो काफ़ी अच्छा है पुर्तगाल से, इस कंपेयर पुर्तगाल लग्जमबर्ग अच्छा है। तो टैक्सेस अदा करने पड़े, लेकिन अच्छा है। कह रहा है कि अभी स्पेन में मुलाकात हुई है मेरी उससे, क्योंकि मैं तो स्पेन में हूँ। तो कह रहा है कि वो साल में आपको 1 महीने के लिए आपको एक छुट्टी देते हैं, आपको वेकेशन देते हैं। तो आप कहीं जाना चाहते हैं या होम कंट्री में जो भी करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। तो कहते हैं उस वेकेशन में हूँ मैं अभी, इसीलिए इसी वजह से मैं अभी सोचा कि वेकेशन में चलता हूँ। स्पेन में आया हूँ अभी, सारी यूरोप में घूम रहा हूँ, क्योंकि पैसे जमा कर लिए तो इस तरह पर आप मूव कर सकते हैं यूरोप में किसी भी कंट्री में। तो कह रहे कि मैं बार्सिलोना आया था, बार्सिलोना को चेक करने आती हूँ, क्योंकि इसके बारे में बहुत काफ़ी सुना है मैंने, बार्सिलोना अच्छी सिटी है ये वो। तो बार्सिलोना से अभी मेरी तरफ आया, मैं नॉर्थ साइड में हूँ स्पेन में। तो ये कहानी थी भाई की। तो उसने कहा कि भाई अगर कोई भी करना चाहता, मैंने कहा मेरा चैनल है सर यूट्यूब का, तो मैं कहा कहीं सुनाया मुझे, मैं कहीं सुनता हूँ आपकी, मैं सुना दूँगा अपने व्यूवर्स को। तो उसकी एक अपने अल्फाज है, और मैं भी ये कहूँगा आपको, द एंड ऑफ द वीडियो आपको ये खुलासा बताऊँगा मेरे भाई कि ये काम जो है इसमें मौत आपके हाथ में होती है, मौत आपके आगे पीछे होती है, कहीं भी किसी भी टाइम आपको बस ज़िंदगी से हाथ धोने पड़ते हैं। तो ये मैंने सिर्फ मेरा काम ही है, क्योंकि चैनल इसके बारे में ना, तो मैं तो ये शेयर करूँगा आपसे। लेकिन इस वीडियो का मकसद हरगिज़ ही नहीं है कि मैं आपको कहूँ कि हाँ भाई ये काम अच्छा ही रास्ता अच्छा है, आप इसी के ज़रिए आ जाए। नहीं 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 नहीं, क्योंकि उसने कहा इसमें 1000 बंदों में से 1-2 बंदे निकल जाते हैं, वो भी खुशकिस्मती से, किसी किस्मत अच्छी होती है। बाकी सारे के सारे ज़िंदगी से हाथ धो बैठते हैं। आपको पता है, आप लोगों ने वीडियो सोशल मीडिया पर देखा होगा, कश्तियाँ डूब गई हैं, ट्रकों में लोग अंदर मर गए। तो ये रास्ता बिल्कुल ठीक नहीं है। कुछ लोग होते हैं जो कि ज़िंदगी से वो मतलब उन्हें को होता नहीं है ज़िंदगी में कि भाई बस मैंने मरना ही है। तो अगर किसी को इरादा है मरने का तो फिर तो ठीक है, लेकिन अगर किसी को इरादा मरने का नहीं है तो फिर ये रास्ता कभी भी इख्तियार मत कीजिए, क्योंकि होता है ना, एक जुनून होता है। मैं ख़ुद भी सोच रहा था कभी कभी कि डंकी लगा के यूरोप चले जाऊँ, लेकिन अल्लाह ताला का शुक्र है, उस रास्ते से अल्लाह ताला ने बचा लिया। तो मौज़ा ही हुआ, यूरोप में शेंजन वीज़ा के ज़रिए आ गया। अगर आप लोग आना चाहते हैं यूरोप में शेंजन वीज़ा के ज़रिए, किस तरह लग्जमबर्ग में आ सकते हैं, आपकी किसी भी कंट्री में, मैं आया था नीदरलैंड्स, तो उसके ऊपर मैंने वीडियो बनाई, चेक कर सकते हैं वीडियो, किस तरह आप लोग लग्जमबर्ग में 100% शेंजन वीज़ा लगा कर आ सकते हैं। यूरोप के किसी भी कंट्री में हो, नीदरलैंड्स हो, मैं नीदरलैंड्स आया था, आप लग्जमबर्ग भी आ सकते हैं शेंजन वीज़ा लेकर, बिल्कुल ही मुमकिन है,
बिल्कुल ही आसान है। सिर्फ आपने जो तरीक़ार मैंने बताया वीडियो में वो आपने फॉलो करना है मेरे भाई, और थोड़ी सी मेहनत करनी है। आप यूरोप में आ सकते हैं खुद ही। तो वो वीडियो चेक कर सकते हैं आप मेरी, उसके ऊपर मैंने बनाई तकरीबन पिछली दूसरी वीडियो थी मेरी लग्जमबर्ग शेंजन वीज़ा के हवाले से। तो वीडियो को यहाँ पर एंड करूँगा। इस तरह मज़ीद जो भी अपॉर्चुनिटी जो भी मौका मिलते हैं मुझे किसी भी वर्क परमिट के हवाले से जो भी आपके लिए लाता रहूँगा। अपना अपनी फैमिली का ख्याल रखिए। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।